हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? अरे बताइए भाई, क्या पढ़ा था? आज हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं इसमें। ओके, हम इसमें बाइसेस तो पढ़ेंगे ही, उसके पहले कुछ वैक्सीनेशन शेड्यूल और ओके। तो हमने क्या देखा था, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ओके, ये आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा, है ना, क्योंकि यूनिट थर्ड है वो धोखे से डल गई है। जब नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करेंगे ना सारी क्लासेस, जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो ये सारी आपको एलपीएम वाले ही पोर्शन में आएगा। ओके, तो हमने यहाँ पर देख लिया था, है ना, डिसबर्डिंग क्या होती है। यहीं से रिपीट करते हैं कि जो डिसबर्डिंग की एज है वो ये याद रखना है कि बफेलो में 7 to 10 days, दैट मीन्स फर्स्ट वीक। काऊ जो काफ रहता है उसमें 10 to 14 डे, दैट मीन्स सेकेंड वीक। देन गॉट में 14 to 21 days, दैट मीन्स थर्ड वीक। ओके, देन मेथड ऑफ डिसबर्डिंग, केमिकल मेथड कास्टिंग पोटास से करते हैं ना। जैसे कि हमको ये पता होना चाहिए कि केमिकली हम किस किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कास्टिक पोटास, कास्टिक सोडा, KMnO4 स्टिक, है ना। देन हॉट आयरन मेथड्स, मैकेनिकल मेथड्स, इलेक्ट्रिकल मेथड्स, 550 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 to 10 मिनट्स तक हम जो है वो केमिकल मेथड का यूज़ करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल मेथड। केमिकल मेथड में भी जैसे केमिकल मेथड हमने KOH, KMnOH, देन हॉट में हमने मैकेनिकल मेथड, देन इलेक्ट्रिकल में हमने क्या किया कि हम इलेक्ट्रिसिटी का कितना यूज़ कर रहे हैं, कितने टाइम तक। तो हम 540 डिग्री सेंटीग्रेड का यूज़ कर रहे हैं 8 to 10 सेकेंड तक। मेथड्स ऑफ डिहॉर्निंग, दैट इज मीन मैकेनिकल मेथड्स, जैसे रबर बैंड मेथड्स, टाइट रबर बैंड। देन एप्लीकेशंस ऑफ हॉर्न, सर्जिकल मेथड्स, कॉर्नुअल नर्व रिंग को ब्लॉक करते हैं। ओके, ये पूछ लेते हैं कि जो हम डिहॉर्निंग करते हैं ना, जो हम एम्पुटेशन करते हैं हॉर्न का, तो हम सर्जिकली मेथड में कौन सी नर्व को ब्लॉक करते हैं? तो कॉर्नुअल नर्व। बहुत सिंपल है। दैन उसके बाद कास्ट्रेशन में इम्पेयरमेंट ऑफ टेस्टिकल फंक्शंस शुड बी प्रेफर्ड ड्यूरिंग कोल्ड सेशन, है ना, एंड स्ट्रिक्टली अवॉइड्स रेनी सीजन, है ना। मतलब हमको जब भी कास्ट्रेशन करना है तो हमको रेनी सीजन को अवॉइड करना है, क्योंकि उस टाइम बहुत सारा इन्फेक्शन और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं एनिमल में, इसलिए हमको क्या करना है, अवॉइड करना है रेनी सीजन को, है ना। टू मेक मेल एनिमल डोसाइल, किस लिए कर रहे हैं? एनिमल को डोसाइल बनाने के लिए। टू प्रिवेंट इनडिस्क्रिमिनेट ब्रीडिंग्स एंड प्रिवेंट जेनाइटल डिसीज। ओके, दैन टू इम्प्रूव द फाइनेंस। ओके, मैं सोचने वाली थी कि आप लेके नहीं आए क्या? थैंक यू। थोड़ा ब्लर हो गया बट ठीक है, चलेगा। सो सॉरी, मेरा कैप्चर कहाँ गया? ओके, कैसे हो गया? क्या हो गया? ये क्या हो गया है?
आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है क्या? यार स्लाइड एकदम से चली गई। मैं इसको फिर से थोड़ा वो रिकैप्चर करती हूँ। आई थिंक सो स्लाइड का थोड़ा इशू हो गया। नहीं हो रही है, ऐसा क्यों? क्या हो गया? आपको शो नहीं हो रही है ना विंडो? ओके, आई थिंक अब हो गई है ना। सॉरी, डिस्टर्ब हो गए है ना। तो कहाँ पर थे हम? कास्ट्रेशन के ऊपर बात कर रहे थे। कास्ट्रेशन इज अ impairment of a testicular functions should be preferred during the cold मतलब ड्यूरिंग हम कब प्रेफर करेंगे? तो ठंडी के टाइम में हम कास्ट्रेशन प्रेफर करेंगे, अवॉइड करेंगे रेनी सीजन में, है ना। कि इसलिए हम कर रहे हैं, वो उसी के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। टू मेक एनिमल डोसाइल, टू प्रिवेंट indiscriminate breeding and prevent genital disease, to improves the fitness of neck, for proper fitness of ear in cattle and buffalo used for draught purpose, to improve the growth and making of the male orders in meat animals, improves meat and skin qualities as well as dressing percentage. Methods of castration क्या है? ये सर्जिकल ओपन मेथड्स, कट स्पर्मेटिक कॉर्ड्स विदिन 3 months ऑफ एज। नॉन सर्जिकल मेथड्स जैसे कि ब्लडलेस मेथड होता है, नॉन कस्टेटेड मेथड, उसमें या तो हम रबर को कर देते हैं या फिर हम बर्जिडो कस्टेटर से हम उसको क्रश कर देते हैं ना। तो क्रशिंग ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड्स विद बर्जिडो कस्टेटर्स इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड्स फॉर ruminants. Crush the spermatic cords 3 to 5 centimeters above the testicles and press for a few seconds, है ना, against at 1 centimeters below the first one, done within 1 year of age. ओके, तो हमको ये देखना है कि कास्ट्रेशन के लिए जो काफ है वो 1 year of age है क्या। और जैसे हमने कास्ट्रेशन पहले हमने क्या किया है, 3 से 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स हमने ये उसका स्क्रोटल लिया, देन 3 से 5 सेंटीमीटर लिया, यहाँ कट मतलब यहाँ बर्जिडो कस्टेटर से क्रश किया। देन जब हम सेकेंड बर्जिडो कस्टेटर से हम दूसरी बार 2 बार करते हैं और कट का साउंड आता है, तो जब दूसरी बार हम यहाँ बर्जिडो कस्टेटर को रखेंगे तो उसका जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए सेकेंड जब कर रहे हैं तो, और साउंड जो है वो थोड़ा लाउडली और कट होता है ना। दैन उसके बाद रबर बैंड मेथड्स है, इलास्टर मेथड्स टू प्रोवाइड्स ब्लड सप्लाईज। एक मिनट, रबर बैंड इलास्टर मेथड्स प्रिवेंट ब्लड सप्लाइड टू testicles within 3 months of age. It is very painful to the animal and not usually recommended. ओके, प्रॉपर टाइम ब्रीडिंग की बात करते हैं तो estrus animals should be breeds at their mind estrus stage in order to get maximum consumption rate. Okay, if estrus sign observe in morning evening, breeding should be done in the evening next day morning. ओके, उसमें ये है कि हमको प्रॉपर टाइम देखना है ब्रीडिंग का कैसा है, तो या तो हम एनिमल से मतलब जो एनिमल ओनर है उससे पूछेंगे या फिर एनिमल को हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उसके सिम्टम्स देखेंगे 3 से 4 बजे से बीच में, वो साइन सिम्टम्स मतलब दोहराएगा या करेगा। तो
तो देन उसके बाद में हम उसको शाम के यही कर देते हैं। देन उसके बाद ब्रीडिंग शुड बी डन इन द इवनिंग इन नेक्स्ट मॉर्निंग, है ना। यदि वो इवनिंग में आई है ब्रीडिंग में तो हम नेक्स्ट मॉर्निंग में उसकी यही कर देंगे। ओके, देन प्रॉपर टाइम प्रेगनेंसी डायग्नोसिस हम देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, प्रॉपर टाइम प्रेगनेंसी डायग्नोसिस में विदिन 60 to 90 आफ्टर से ब्रीडिंग से फॉर कन्फर्म द प्रेगनेंसी, है ना। जैसे कि जो विदिन 60 to 90 हमने रखा जो टाइम आफ्टर से ब्रीडिंग से फॉर कन्फर्म द प्रेगनेंसी, हमको पता चल गया कि 2 से 3 महीने में हमने चेक किया, हमको पता चला कि ये एनिमल प्रेग्नेंट है। तो क्या करते हैं, दे आर शुड बी डन बाय क्वालिफाइड वेटनरी डॉक्टर, है वो तो कॉमन सी बात है, बट कभी कभी गौ सेवक भी बहुत एक्सपर्ट और क्वालिफाइड बता देते हैं अपने आप को, और वो सही भी रहता है, वो एक्सपीरियंस काम आता है, ठीक है। तो दिस फैसिलिटेट देन ऑप्टिमल फीडिंग्स एंड केयर ऑफ प्रेग्नेंट एनिमल इज पॉजिटिव एनिमल, है ना। यदि वो कोई एनिमल प्रेग्नेंट है, वो पॉजिटिव है, तो उस ड्यूरेशन हमको केयर करना है उसकी, है ना। फैसिलिटेट ऑप्टिमल फीडिंग देना है, केयर मैनेजमेंट देखना है उसका। दैन दिस प्रोवाइडेड से क्लियर वे टू ब्रीड द एनिमल इन नेक्स्ट ईस्ट्रेस इन नेगेटिव केस। और दूसरा है कि कोई ऐसा एनिमल है जो कि वो नेगेटिव आया, तो हमको ये देखना है कि जो नेक्स्ट हम EI कर रहे हैं या जो ब्लीडिंग करवा रहे हैं वो थोड़ी केयरफुली करना है, क्यों नहीं हुई थी, क्या कारण थे, पहले सारे मतलब पता कर लेंगे, उस चीज़ को डायग्नोस्ट कर लेंगे कि क्या क्या कंडीशन सिचुएशन थी जिसकी वजह से वो नहीं हो पाई। दैन उसके बाद में हम उसकी एग्जैक्ट सिचुएशन को आइडेंटिफाई करके दैन वो सारे पैरामीटर को ध्यान में रख के हम ब्रीडिंग करवाएंगे। दैन ये है कि थोड़ा आइडेंटिफिकेशन के मेथड आ गया, ये है 8 to 12 मंथ ओल्ड बुल, है ना, में हम बुल नोज रिंग का यूज़ करते हैं। बुल लीडर से क्या होता है, तो जो बम्बू पोल ऑफ 1 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग जो रहता है उसको बम्बू लीडर बोलते हैं। ओके, वैक्सीनेशन शेड्यूल मैंने बोला था, आप पढ़ते हैं एक बार अच्छे से, ये याद करना है। ओके, जैसे FMD का हो गया, FMD का 4 मंथ स्टार्टिंग में जो फर्स्ट में हम क्या देंगे, 4 महीने का बछड़ा है, बछड़ी है, जो कुछ भी है, क्योंकि ये FMD छोटे वाले बच्चों में बहुत ज़्यादा मतलब इसकी मोर्टेलिटी होती है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जैसे कि फर्स्ट वीक तो बहुत ज़्यादा हो गया, हाँ, फर्स्ट to 2 वीक के बीच में हमको काफ को क्या बोलते हैं, ये वैक्सीनेट कर देना चाहिए। क्योंकि वैक्सीनेट नहीं, डिवॉर्मिंग दे देना चाहिए, क्योंकि एस्कैरियोसिस का लोड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसी की लोड की वजह से वो काफ की डेथ भी हो जाती है, मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज होती है उसमें। तो उस केस में जैसे कि वो उसके कॉन्ट्रैक्ट इंडिकेशन है कि नहीं दिया तो वो डेथ हो जाएगी। ऐसे FMD में 4 मंथ इसकी एज रिक्वायर है कि 4 मंथ एंड अबव यदि हो गया है तो उसको FMD का फर्स्ट डोज दे दो, सेकेंड डोज बूस्टर 1 महीने के बाद दे दो, देन 6 मंथ के हमको बाद रिपीट करना है। तो याद करना है 4 मंथ, 1 मंथ, देन उसके बाद में 6 मंथ। 6 मंथ में तो हर 6 मंथ में उसको देना ही है FMD। तो पहले फर्स्ट हम 4 मंथ में देंगे, देन बूस्टर फर्स्ट मंथ में देंगे, देन उसके बाद एवरी 6 मंथ में उसको वैक्सीनेट करना है। देन उसके बाद HS की बात करते हैं, तो जैसे 4 के बाद 6 मतलब एक छोटे के बाद बड़ा, तो FMD को थोड़ा छोटा मानना और HS को थोड़ा बड़ा मानना, क्योंकि FMD खोर में और मुंह में हो रही है लेकिन HS सीधे गले में जा रही है। तो जो मुंह को और मतलब जो फुट को पकड़ रहा है वो है FMD, लेकिन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले नेक को पकड़ रहा है वो है HS। तो HS 6 मंथ,
एंड अबव में देना है, और इसमें भी हम 1 मंथ में बूस्टर लगा सकते हैं, और इसकी एनुअली रहती है, मतलब 1 साल में एक ही बार HS लगेगा। देन BQ ये भी 6 मंथ एंड अबव लगती है, ये भी एनुअली लगती है। फिर देन ब्रूसेलोसिस में 4 to 8 मंथ ऑफ एज ओनली फीमेल काफ को लगाते हैं। ब्रूसेलोसिस क्यों ओनली फीमेल काफ को लगा रहे हैं? क्योंकि यदि हमने फीमेल काफ का ब्रूसेलोसिस प्रिवेंट कर दिया तो जो भी वो काफ मतलब देगी वो भी प्रोटेक्टेड रहेगा। देन उसके बाद जो जिस एनिमल से मैटिंग करवा रहे हैं उसमें भी वो डिसमिनेट नहीं होगा, तो उस चीज़ को प्रिवेंट हम फीमेल में ही इसको रखते हैं वंस इन अ लाइफ टाइम, और एक ही बार लगाते हैं और लाइफ टाइम के लिए फ्री। दैन थैलेरियोसिस 3 मंथ ऑफ एज एंड अबव में हम फर्स्ट बूस्टर डोज लगाएंगे। देन वंस इन आ लाइफ टाइम्स ओनली रिक्वायर्ड्स फॉर क्रॉस ब्रीड एंड एक्सोटिक कैटल्स। ओके, हमको कैटल की ब्रीड भी पढ़ना है, कैटल बफेलो शीप में सभी की ब्रीड पढ़ना है। देन हम HS की बात करते हैं। HS में भी 4 मंथ है, तो HS क्या है? नेचुरल ओरिफिस से ब्रीडिंग होने लगती है, स्प्लीन लार्ज हो जाता है ना, स्पोर्स फॉर्मिंग डिसीज़ है, जूनोटिक है। तो जैसे कि हमने पहले वो खुर में और मतलब फुट में हो रहा था, ऐसे ही इसको मानेंगे कि ये भी रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम में अफेक्ट कर रहा है और ऑर्गन को भी अफेक्ट कर रहा है। तो ये एंथ्रेक्स में 4 मंथ एंड अबव एंड एनुअली इन एंडेमिक एरिया पर, तो पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर फैला हुआ है वहीं पर ही पहले वैक्सीनेट करेंगे। देन रिंग वैक्सीनेट कर देते हैं। देन IVR 3 मंथ इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रकाइटिस भी 3 मंथ में। याद रखना कि हमने अभी तक 4 मंथ में FMD पढ़ा, 6 मंथ में HS BQ पढ़ा, देन एंथ्रेक्स अगेन 4 मंथ, और IVR जो है वो है वही सबसे कम मंथ में पढ़ा है 3 मंथ। 1 मंथ में बूस्टर लगाएंगे एंड 6 मंथ में फिर 6 मंथ में हम उसको फिर 6 मंथ में लगा देंगे IVR को। देन रेबीज पोस्ट वाइट थेरेपी ओनली हम इसको लेते हैं। देन इमीडिएटली आफ्टर ससेप्टिबल वाइट। देन उसके बाद इसमें ये देखना है कि जो हम बूस्टर लगा रहे हैं वो 4th डे में लगाना है, मतलब पहले हमने इमीडिएट जब काटा 24 घंटे के पहले लगा दिया, देन उसके बाद हमने 4th डे पे लगा दिया। देन जैसे कि इसमें है 7th 14 28 है ना, तो इसमें से ह्यूमन में कोई एक वैक्सीन एस्केप है क्योंकि उसमें 5 नहीं लगती, 4 ही वैक्सीन लगती है आई थिंक। तो 7th डे में लगाएंगे, फिर 14 और 28 एंड 90 डे ऑप्टिमम डे आफ्टर फर्स्ट डोज है ना, फर्स्ट डोज को ऑप्टिमम रख के हम कंटिन्यू करते हैं। दैन वाइसेस ऑफ एनिमल में हम देखते हैं, तो वाइसेस ऑफ कैटल्स जैसे आई रोलिंग करेगा, वो टंग रोलिंग करेगा, एंड ब्राउन स्विस्ड ब्रीड्स एक्सोटिक मोस्ट फ्रिक्वेंटली टंग को रोल करती है। ओके, दैन लिकिंग एंड eatings on hairs, eatings solid object, suckling the calves, intersucklings by adult animals, self sucklings and coprophagy and ये omnis होता है ना, जो ये क्या है, मस्टरबेशन है ना, मस्टरबेशन और हेड रबिंग एंड किकिंग, ये सभी वाइसेस हैं। जैसे कि वो पैर मारने की उसकी आदत रहती है, हैंड रबिंग करती रहती है, ऑमनेज अपने बच्चों को खा जाती है ना, मस्टरबेशन कर लेती है, कैप्रोफेजी अपने फीसेस को खा जाती है, सेल्फ सक करती है, एनिमल जब उसको भूख लगती है ना तो वो सेल्फ को सक कर लेती है। दैन उसके बाद इंटरसकलिंग्स बाय एडल्ट एनिमल्स, इंटरसकलिंग बाय काफ and eating solid object, licking and eating on hair, tongue rollings, then ब्राउन स्विस्ड ब्रीड से तो बता ही दिया है ना, ये थोड़ी वाइसेस हैं। अब हम इंडिविजुअल ब्रीड की पढ़ते हैं वाइसेस ब्रीड, जैसे कि स्टीलिंग यंग या लैम सीटिंग है ना, स्टीलिंग है ना, वूल पुलिंग्स एंड वूल ईटिंग्स, दैन उसके बाद ईटिंग सॉलिड ऑब्जेक्ट सॉइल में, जैसे कि टेल वाइटिंग करेगा है ना, दैन वेल नोजिंग
then annually massage and sham chewing, है ना, sham chewing without any substance in mouth, then drinking, फ्रेशिंग, ये सब कुछ करता है। हॉर्स में क्या रहता है, क्रिम्बिंग, क्रिम्बिंग मतलब विंड सकिंग करता है, देखो तो ऐसे वो हवा को खींचता है ना, विंड सकिंग करता है। एंड हॉर्स बाइट ऑन टू सफर आर्च इट्स नेक, है ना, नेक से वो करता है। दैन एंड पुल बैक, और उसको बाहर भी करता है। आफ्टर सोइलिंग एयर्स टू अवॉइड provides educates forest to keep the horse by used cribbing color and add a cribbling, then waters like anti-chew spray to surface, मतलब सरफेस हम यदि उसको प्रिवेंट करना है तो क्या करेंगे, एंड जो है वो एंटी च्यूबिंग स्प्रे, हम वो च्यूबिंग कर रही है, सकिंग कर रहे हैं तो हम उसको वो दे सकते हैं। दैन उसके बाद वीविंग, वीविंग मतलब स्विमिंग साइड से टू साइड से, वो वीविंग कर रहा है साइड बाई साइड, तो हम मतलब स्विमिंग करेगा साइड बाई साइड। टू रिपीटेटिव स्विमिंग मोशंस यूजुअली एट द स्टार root, then indicating boredoms of anxiety, increasing trade out times, provide social interactions with other horse and add visual stimulus tooth staff, okay, tooth stall है, इसको एक बार देखना है तुमको, मैं एक बार और रिवाइज कराऊंगी अच्छे से छोटा छोटा करके, है ना। बुड च्यूमिंग मतलब जो वो रहती है ना बुड, उसको भी च्यूमिंग करता है हॉर्स। च्यू आ बोर्डन सरफेस लाइक फेंस और स्टोन वॉल आफ्टर से ड्यू टू बोर्डम्स, और इसमें क्या होता है ना, मिनरल डिफिशेंसी की वजह से वो करता है, उसकी प्रॉब्लम नहीं, उसके अंदर जो डिफिशेंसी उसकी वजह से वो कर रहा है ऐसा। ऑफर से फ्री चॉइस मिनरल्स सप्लीमेंट इंक्रीज फॉरेज स्पेशली फाइबर्स रिच ऑप्शंस, है ना। एंड कवर्स बोथ सरफेस विद एंटी HU प्रोडक्ट, है ना, दे सकते हैं। पोल्ट्री की बात करते हैं तो फेदर्स चेकिंग एंड क्रम्बलिज्म, है ना, चिकिंग्स पैक एट ईच अदर्स फेदर्स समटाइम्स लीड टू सीवियर इंजरी, प्रोवाइड ample spaced limits overcrowdings, and used enrichment like hanging vegetables or packings block ensures diet are nutritionally balanced and reduce stress from lightning or nose, है ना। दैन उसके बाद एग ईटिंग से चिकिंग ब्रेक द ईट एग with egg quickly spread among the flock, collect egg frequently, provides ample negative box nesting box, है ना, and used roll away nest box, है ना, if persistent isolated egg eating bird, okay, do you understand? दैट मीन्स कि जो एग है, कभी कभी क्या है, जो बर्ड को एग खाने की आदत रहती है, वो खुद के और एग को ले करती है, दैन उसको वो ईट कर देती है। तो हमको उसको क्या करना है, बर्ड को सेपरेट करना है जो एग ईट करती है, और उसके एग को जैसे ही एग ले करती है दैन उसके बाद सेपरेट कर देना है, तो वो उससे बचा सकते हैं। कुछ दिनों के बाद, 21 दिन के बाद उसकी आदत धीरे धीरे कम होती होगी। दैन उसके बाद बुरुडम्स या फिर पैकिंग्स एंड ग्राउंड्स स्क्रेटिंग्स चिकिंग्स में डेवलप्ड डिस्ट्रक्टिव पैकिंग्स और एक्सेसिव स्ट्रेचिंग्स बिहेवियर्स ड्यू टू बोर्डम्स एड वैरायटी इन द एनवायरमेंट सच एज फीड डस्ट बाथ एंड हैंगिंग गीज, ओके। डॉग की बात करते हैं। डॉग इज द एक्सेसिव बार्किंग्स, जैसे डॉग बार्किंग एक्सेसिव से ड्यू टू बोर्डम्स, एंजाइटी और टेरिटोरियल्स बिहेवियर्स, टू अवॉइड इंक्रीज एक्सेसिव ट्रेनिंग्स एंड सोशलाइजेशंस, ट्रेनिंग टेक्निक्स लाइक क्यूट्स कमांड्स कैन बी हेल्पफुल अमंग्स विथ
then desensitization for anxious dog, मतलब यदि डॉग में हो रही है एक्सेसिव बार्किंग कर रहा है, वो भौंक रहा है, तो आप क्या करेंगे, है ना। तो उसको बोर्डम एंजाइटी हो रही है, ये आप आइडिया लगा सकते हैं कि कोई टेरिटोरियल बिहेवियर उसको दिख रहा है ना। टू अवॉइड इंक्रीज एक्सरसाइज, या तो उसको कुछ ज़्यादा दौड़ा लिया है तो थक गया है, उसी की बॉडी में लैक्टिक एसिड मसल्स में डिपॉजिट हो रहा है, दर्द हो रहा है ना। या फिर जो ट्रेनिंग डॉग रहते हैं जो सोशलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, उनमें जो है वो उनको जल्दी जल्दी कमांड देते हैं ना, तो वो बहुत वो हो जाते हैं, डिस्कम्फर्ट फील करते हैं और वो एंग्री हो जाते हैं ना। हेल्पफुल टू अमंग द कहाँ है हेल्पफुल, वो वही है कि यदि उसको ये प्रॉब्लम है तो उसकी ये कंडीशन को ओवरकम करना है, दैन दैट मीन्स कि डिस्ट्रक्टिव चॉइमिंग के लिए हमको उसको करना है। दैन डॉग च्यू ऑन जो है वो इन एपेरेंट ऑब्जेक्ट लाइक फर्नीचर, तो हमको वो सारे कैरेक्टर दिखने लगेंगे, है ना। दैन प्रोवाइड्स च्यू टॉय एंड इंश्योर सफिशिएंट एक्सरसाइज फॉर यंग डॉग्स, लिमिट एक्सेस टू ऑफ लिमिट्स एरियाज एंड यूज्ड जो है वो डिफरेंट स्प्रिंग, ये सारी चीज़ें देखना है। दैन डॉगिंग वो डिगिंग क्या होता है कि सम डॉग डिग आउट ऑफ ब्रीडम्स और इंसेक्ट, स्पेशली ब्रीड पॉन्ड्स टू डिगिंग्स, creates a designated diggings area, keep the dog entertained with toy and exercised and सुपरवाइज्ड आउटडोर टाइम्स, है ना। तो इसके हम क्या ओवरकम क्या कर सकते हैं कि सेपरेटली एंजाइटी, जब यदि उसको एंजाइटी हो रही है तो सेपरेशन करना है। ड्यूरिंग एंजाइटी डॉग शो साइन ऑफ स्ट्रेस, जैसे कि बार्किंग डिस्ट्रक्शन करेगा। व्हेन लेफ्ट अलोन जो है वो ग्रेजुअली डिस्ट्रलाइजेशंस टू अलोन टाइम्स यूजिंग creates timings for security and considerations, climbings, aids और behavior therapy। ओके, ये सारी चीज़ें देखना। ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ एनिमल की बात करते हैं तो जनरल कंडीशंस फॉर ट्रांसपोर्टेशंस, वो हमने कि एनिमल ब्रीड के लिए हमने रखा है, लेकिन वो नहीं है, वो वहाँ से भाग रहा है और ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है, वो ऐसे ऑब्जेक्टिव में हो जाता है, तो उसको हमको इंगेज करके रखना है। एंजाइटी हो रहा है तो सेपरेट करना, उसको काम कूल एरिया में रखना, ये सब कुछ है। अब क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल की बात करते हैं तो जनरल कंडीशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि हेल्दी एनिमल्स शुड बी ट्रांसपोर्ट, हम हेल्दी एनिमल को ही ट्रांसपोर्ट करते हैं, डिसीज एनिमल को होल्ड करते हैं। आफ्टर हेल्दी दैन शुड बी ट्रांसपोर्ट ओके। तो जो हेल्दी एनिमल्स है शुड बी ट्रांसपोर्टेड, क्वालिफाइड वेटनरियंस शुड बी सर्टिफाइड द एनिमल्स आर फिट और द इंजरी, द व्हीकल्स यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द एनिमल्स इज डिजाइंस, constructed materials and operated so as to avoid injury and sufferings and ensures the safe of the animal। ओके, जब तक एक डॉक्टर ये इंश्योर नहीं कर सकता है कि एनिमल को आप ट्रांसपोर्ट कर दें, तब तक एनिमल को ट्रांसपोर्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि फिज़िकल, फिजियोलॉजिकल, मेंटल, वो सब कुछ चेक करने के बाद ही एनिमल को हमको बेचना है। तो वो खा रहा है कि नहीं, वो हर एक एक्टिविटी चेक करेगा, है ना। दैन उसके बाद लोडिंग एंड अनलोडिंग फैसिलिटीज आर एडुकेटली डिजाइंस, कंस्ट्रक्टेड, मेंटेन्स एंड ऑपरेट दैन सो एज टू अवॉइड इंजुरी, द सफरिंग एंड इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द एनिमल। दैन इसमें क्या करेंगे, क्या हो गया, तो इसमें क्या होता है, सो एज अवॉइड इंजरी एंड सफरिंग से टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ एनिमल,
Personal handlings of animals must be transed for this purpose, and transports within delay to the place of disinfections and the welfare conditions of the animal are regularly checked and appropriately maintained. Sufficient floor area and height is provided for the animal during transportations. Appropriate quality and quantity of bottles, feed and rest should be suffered, है ना। तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। अच्छा, ये देखो ट्रांसपोर्टेशन के कुछ मेथड और वो बताती हूँ, उसका एरिया है ना। एक मिनट, देखो ट्रांसपोर्टेशन एनिमल जो रूल था वो 1978 में आया था, और जो एक्ट भी है ना, तो जो एक्ट है वो 1960 में, वो क्रूअल्टी ऑफ एनिमल एक्ट 1960 में आया था, और ट्रांसपोर्टेशन एनिमल रूल 1978 में अमेंडेड कब हुआ था, 2001 और 2019 में अमेंडेड हुआ था। और ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल्स रूल 1978 है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल रूल कब आया था, तो 1978 में आया था, और अमेंडेड बाय 2001 एंड 2009 है ना। क्रूअल्टी ऑफ एनिमल एक्ट 1960 में था। ये नोट डाउन भी कर सकते हो, अपना आराम से ही बोल रही हूँ, है ना। ट्रांसपोर्टेशन एनिमल रूल वो देखते हैं रूल क्या है। 78 है, ओके, याद रखना 1978। आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है? ओके, मैं एक बार कैप्चर कर देती हूँ, तो फिर देखिएगा आपको। अब देखिएगा इधर, देखो, तो हम इसमें एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ये ट्रांसपोर्टेशन एनिमल रूल 1978 है। These rules useless the contents otherwise require, ओके। दैन जो क्वालिफाइड वेटनरी सर्जन, ये तो आपने देख लिया है ना, और एक LSA भी होना चाहिए ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, और एक वर्कर भी होना चाहिए ताकि वो चीज़ों को करें, और शेड्यूल तय करें कि एनिमल कहाँ मतलब रुकेगा, कहाँ फिर उतरेगा, पानी पिएगा, कहाँ रेस्ट करेगा, सब कुछ शेड्यूल होना चाहिए। उनको लार्ज एनिमल का देखते हैं पहले, क्योंकि लाइफ स्टॉक ओनली लार्ज एनिमल पे यूज करता है। देखो, एक कॉइन का एक बार दिखा देती हूँ। एक कॉइन को भी जब हम करते हैं तो क्या क्या उसमें चीज़ें, जो रूल है 1957 to 63 रीज्ड है ना, इसके अकॉर्डिंग जो shall apply to the transports by rail, roads and sea, और horse, mule and donkey। ये हमको देखिए, हम ट्रांसपोर्टेशन किस के द्वारा हमारा ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, तो बाय रेल के, बाय रोड के, बाय सी के हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं एनिमल का, ओके। तो रेल के लिए जो स्पेस रिक्वायरमेंट रहता है वो नेक्स्ट क्लास में, रेल में कितना स्पेस रिक्वायरमेंट रहता है। जैसे एक एनिमल है तो ये एक वो आते हैं ना, उसमें एक बॉक्स,
तो एक एनिमल की एक बॉक्स लेंगे कि 4 एनिमल के लिए एक बॉक्स लेंगे, कैसे उसमें मैनेज करेंगे, ये सब कुछ उसमें हम देखेंगे स्पेस एरिया। ओके, देन अवॉइड्स क्या है, हाँ, एक बैलेट सर्टिफाइड क्वालिफाइड वेटनरी सर्जन तो चाहिए, वो देख लिया था। देन एब्सेंस सर्टिफाइड, कहाँ पर क्या बताऊँ। ओके, याद रखना कि जो शेड्यूल 1 का एनिमल है या शेड्यूल 2 का एनिमल है, सर्टिफाइड टू बी फॉर्म ऑफ स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, तो ये याद रखना कि हॉर्स क्या है, शेड्यूल 1 का एनिमल है, ये पूछ सकते हैं ना। देन इसको कॉपी करना है क्या, ठीक है, मैं बाद में इसको करती हूँ। तो ये देखना है कि शेड्यूल 1 का एनिमल है, शेड्यूल 2 का एनिमल है, इसको देखना है। हाँ देखो, जो देखो हाइट उसके लिए कितनी होना चाहिए, हाइट होना चाहिए उसके लिए 50 to 60 सेंटीमीटर एंड अदर एट 110 सेंटीमीटर, ये होना चाहिए उसके लिए हाइट। ओके, देन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सीप पॉट आ गया। हाँ, इसमें भी देख लेते हैं कि ये 50 ट्रांसपोर्ट ऑफ सीप को कौन से रूल 65 से 75, मतलब हमने ट्रांसपोर्टेशन रूल कब से देखा है 1976 से। तो 1976 का जो रूल है उसमें भी डिफरेंट एनिमल का पर्टिकुलर डेट में और पर्टिकुलर उसमें सन में दिया है। जैसे कि ये है सीप और गॉड का ट्रांसपोर्टेशन 65, 67, 75 में होके, याद रखना। और इसको भी हम रोड से कर सकते हैं, इनको भी वही रहेगा, बट रोड से मोर इन्वॉल्विंग जर्नीज टू मोर देन 6 मंथ। हाँ, क्या बोलते हैं 6 मंथ से ज़्यादा दिन तक हम ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर ले सकते हैं, मतलब नहीं ज़्यादा दिन तक कर सकते। ये भी शेड्यूल 1 का एनिमल है। देखिए अप्रोक्सीमेट मतलब नॉट मोर देन 20 है ना, अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ एनिमल्स किलोग्राम में 20 किलो से क्या बोलते हैं नॉट मोर देन 20 और सॉरी देन मोर देन 20 बट नॉट मोर देन 25। ये अप्रोक्सीमेटली वेट है कि इतने वेट में हम एनिमल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इम्पोर्टेंट है, स्टडीज में नहीं जाते हैं। एरिया ऑफ वेगन, एरिया ऑफ ये ब्लड डाल, उसके बाद मेटल गेज, नैरो गेज। हाँ, ये याद रखना है कि ब्रॉड गेज रहता है, मेटल मीटर गेज रहता है, नैरो गेज रहता है। एरिया ऑफ वेगन का कितना होता है, लेस देन 21.1 स्क्वायर मीटर है ना। उसके बाद एरिया ऑफ वेगन इनके ऑफ किसके ब्रॉड गेज की बात करते हैं, तो 21 से स्क्वायर मीटर्स एंड अबव 100। दैन मीटर गेज एरिया ऑफ वेगन से लेस देन 12.5 स्क्वायर मीटर 50। एरिया ऑफ वेगन 12.5 स्क्वायर मीटर एंड अबव 60। ये सब कुछ इतना देखना है। गुड व्हीकल कैपेसिटी 5 to 4.5 ton which are generally used for transporting animals or carries not more than 40 sheep and goat। 40 sheep और goat से ज़्यादा हमको नहीं वो करना है। तो ये याद रखना कि सीप और गॉट का जो नॉर्मल कितनी हम उनको ट्रांसपोर्टेट कर सकते हैं
तो 30 से 40 जो है वो सीप को ज़्यादा नहीं करना है, मतलब 30 से 40 सीप से ज़्यादा हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन का रूल क्या है इसमें, तो 65 से 75 है ना। और नॉर्मल क्या है, नॉर्मल जो है वो नॉर्मल रूल क्या है 79 है ना। देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन रूल क्या था। ट्रांसपोर्टेशन रूल 1978। ओके, देन लार्ज एनिमल का और देख रहे थे एक बार। ये उन्होंने बताया है कि ट्रांसपोर्ट कितना, ये जो फॉर्म रहेगा वो सब कुछ उसको भरना पड़ेगा, है ना। सी के जैसे कि आप वाटर के द्वारा उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे तो उसमें अलग रहता है। ये डॉक्टरेट का है, आई थिंक सो। डॉक्टरेट का अपन को जरूरत नहीं है। चलो एक मिनट, एक मिनट ना। दिख रहा है ना आपको, क्या नहीं दिख रहा है? ओके, ट्रांसपोर्टेशन रूल कब है, 1978, याद रखना। अरे क्या लिखा गया, चलो ठीक है, आ गया सही। देखो लार्ज एनिमल की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज एनिमल कैरेक्टरिस्टिक कुछ हम इधर देखते हैं कि ये अपनी स्लाइड में भी हैं चीज़ें, बट एक बार बता रहे हैं। ये देखो ऐसे उसमें व्हीकल में ट्रांसपोर्ट करते हैं ताकि उनको एयर वेंटिलेशन भी हो। ये जो है ना, ये यहाँ एसी वाली बस है ना, और ऊपर एनिमल को रखा है और उनको वेंटिलेशन के लिए भी स्पेस दिया है। देखो स्पेस रिक्वायर याद जरूर रखना। ये जो लार्ज एनिमल रहता है कैटल में बफेलो अप्रॉक्स एडल्ट एज की बात कर रहे हैं तो 2 मीटर स्क्वायर से 2.5 मीटर स्क्वायर पर एडल्ट एनिमल्स विथ पार्टीशंस पैडेड्स व्हीकल्स डिजाइंस फॉर सेफ्टी एंड वेंटिलेशन। ओके, कोई बात नहीं, अपन बैक आते हैं, थोड़ा सा वो रिवाइज और करते हैं।
शो हो रही क्या आपको? स्लाइड नहीं हो रही? अरे यार, ये बार बार इसको सेलेक्ट करना पड़ता है। ओके, तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल है। आई थिंक सो दिस इज द लास्ट स्लाइड्स फॉर दिस पीपीटी, बट इसके आगे का अपन देख लेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। और देन इसका आगे का जो था ना, वो मैं एक बार और आपको रिपीट कराती हूँ। ये तो आपको पता ही होगा। ये देखो, हाँ, यहाँ से हम जगह फार्म प्रैक्टिसेस हमने देखी थी नेक्स्ट क्लास में, जैसे फीडिंग, ग्रूमिंग्स, ब्रीडिंग्स, एक्सरसाइज, डिवॉर्मिंग्स, डिहॉर्निंग, कास्टेशंस, डिटेक्शन, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, मिल्किंग एंड जो वेस्ट जो है उसका डिस्पोजल आप कहाँ करेंगे, है ना। तो ये सब एक्स्ट्रा ईट, जो एक्स्ट्रा ट्रीट है उसको रिमूव करना क्यों ज़रूरी है और क्यों करते हैं कि नॉर्मली जो अडर है 4 टीथ रहते हैं। यदि उसी के साइड में एक जो है वो एक्स्ट्रा टीथ आता है तो हम उसको विदिन 1 मंथ या 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, जब वो 6 मंथ बिफोर के, मतलब 6 मंथ होने के पहले उसको रिमूव करना रहता है ना। The animals लिखेंगे मे बी हैव 1 or even 2 extra teeth. सच एक्स्ट्रा टीथ मे बी विल्ड और लीकी, है ना। वो ब्लाइंड रहता है, उसमें मिल्क नहीं आता और लीकी रहता है वो, और भी मिल्क को नहीं निकालने देता, इसीलिए इट शुड बी रिमूव्ड बिफोर द काफ अटेनिंग 6 मंथ ऑफ एज। ओके, दैन उसके बाद क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टेड विथ टिंचर्स, आयोडीन एंड मेक एक्स्ट्रा एड्स बिफोर रिमूवल। These teeth are clipped off with सीजर्स, है ना। सीजर भी लगाना है। आपका डिवॉर्मिंग पढ़ लिया था, मैंने बता दिया था कि ये जो बफेलो काप रहते हैं उसमें एस्केरिस इन्फेक्शन ना हो, इसलिए 15 डेज के पहले हम उसको डिवॉर्मिंग दे देते हैं, है ना। इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ काप, है ना, बफेलो काप स्पेशली। A single oral dose of 10 grams piperazine is recommended early month for 6 early जो every month for 6 month, therefore once in 3 month। ओके, then जो हमको हर महीने का, जो हर 6 महीने में उसको, और लग रहा है therefore once 3, हर 3 महीने में, देन उसके बाद 6 महीने में लगाना है। क्वारंटाइन हम लोग देख लिया था कौन कौन से एनिमल को क्वारंटाइन में रखते हैं ना, सेपरेट करते हैं डिसीज एनिमल को फ्रॉम हेल्दी वंस, और ड्यूरिंग फर्स्ट टाइम एंट्री ऑफ एनी न्यू फार्म्स, तो हम उसको सेपरेट करते हैं। डिसीज़ का एक्सपोजर हो जाए, दैन यदि उसको है तो हम उसको सेपरेट करेंगे, और वो हेल्दी है तो उसको साइड में या फार्म में एंट्री दे देंगे। क्योंकि इन सारी चीज़ों के बेस पे हम क्वारंटाइन करते हैं। क्वारंटाइन डिवॉर्मिंग जो है वो 22 से 23 दिन में, और डिपिंग जो है वो 25 से 26 डे में हम उसको करते हैं। स्लीपर पार्ट को डिपिंग करके डिसबर्डिंग तो पढ़ ही लिया था अपन। ओके, सो क्लास को एंड करते हैं अपन, है ना, क्योंकि पीपीटी रेडी नहीं है इसमें, तो बाकी का जो अपन नेक्स्ट क्लास में पीपीटी करेंगे उसको अपन कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया अपना। चलो, आज आप थोड़ा अपने से पढ़ना, इसको रिवाइज करना, पूरा जितना भी एलपीएम स्टार्टिंग से अभी तक पढ़ा दिया, एक बार उसको फॉलो कर लेना, है ना, ताकि नेक्स्ट क्लास में अपन जब पढ़ाएंगे, एक्चुअली नेक्स्ट क्लास में पूरा समराइज करके दैन उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी। ओके, चलिए, ठीक है, हैव अ गुड डे, टेक केयर।